अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये लम्हा तारीख के सीने पर रखा हुआ एक भारी पत्थर है जहां फजा में बेयकीनी की धुंध है और जमीन पर फैसलों की गूंज सुनाई देती है। मशरिक़ वस्ता के आसमान पर कशीदगी की परछाइयां फैलती जा रही हैं और यहाँ ईवानों में चिराग मध्यम करके तरजीहात का रुख मोड़ा जा रहा है। तरक्की के मंसूबे जैसे वक्ती तौर पर सांस रोक कर खड़े हैं ताकि हालात के इस तूफान का सामना किया जा सके। सियासत के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक है। मुलाकातों के दरीजों से निकलती सरगोशियां किसी बड़े फैसले की खबर दे रही हैं। कहीं मुशावरत है, कहीं इंतजार और कहीं हिकमत के धागों से उलझे हुए मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। उधर महंगाई एक बेकाबू लहर की तरह जिंदगी के साहिल से टकरा रही है। पेट्रोल की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता आम आदमी की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं और रोजमर्रा की जिंदगी एक कड़ी आजमाइश बनती जा रही है। सफारतकारी के मैदान में अल्फाज को सहारा बनाकर फासले कम करने की कोशिश हो रही है ताकि तनाव के इस बोझ को हल्का किया जा सके। ये वो मंजर है जहां हर फैसला वजन रखता है, हर कदम सोच का तकाजा करता है और हर उम्मीद किसी नई सुबह की मुंतज़िर है। आज के प्रोग्राम में हम उसी बदलती हुई फजा का जायजा लेंगे जहां ताकत, सियासत और अवाम एक ही कहानी के मुख्तलिफ रुख हैं और अंजाम अभी पर्दाए राज में है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ा जैसे किसी अनदेखे इर्तियाश से लरज़ रही है। खामोशी की तहों में छुपी हुई गूंज अब एक बड़े तसादुम का पता दे रही है। एक जानिब वाशिंगटन के ऐवानों से उठती सख्त बाज़गश्त है जहां डोनाल्ड ट्रंप महाज को मज़ीद तेज़ करने का इंदिया देते हैं और दूसरी जानिब तेहरान की दीवारों से टकराती वो ललकार जो हर वार के जवाब में पाँव काट देने की अलामत बनकर उभर रही है। ये सिर्फ बयानात नहीं है, ये अल्फाज की वो परवाज है जो सरहदों से बुलंद होकर फजा में तनाव घोल रही है। आबनाए हुर्मुज़ जो कभी तिजारत की सांस थी अब जैसे किसी गिरफ्त में जकड़ी हुई दुनिया की नब्ज बन चुकी हो और आलमी मईशत इसकी हर हरकत पर नजर जमाए बैठी हो। उधर खलीजी रियासतें अपने अपने कदम नाप तोल कर रख रही हैं। कहीं तहाद की सरगोशियां हैं, कहीं टकराव के साए मजीद गहरे होते नजर आ रहे हैं। बगदाद की गलियां भी खामोशी ओढ़े बैठी हैं जैसे हर मोड़ किसी अनदेखे खतरे की कहानी सुना रहा हो। मगर उसी हंगामे में कहीं पसे पर्दा राब्तों की एक मध्यम सी रोशनी भी मौजूद है जहां सालसी के धागे इस बिखरती हुई तस्वीर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये महाज सिर्फ हथियारों का नहीं, ये बयानियों का मार्का है, मुफादात का तसादुम है और शायद वक्त के वर्क पर लिखी जाने वाली एक नई दास्तान का आगाज। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे सगीर चौधरी, साबानो, हाजी नवाज रजा और सरदार फैजान। आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सकीर चौधरी साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। मशरिक़ वस्ता कशीदगी हम देख रहे हैं और विफाक और सूबे जो हैं वो तरक्याती मंसूबे जो हैं वो रोक दें, कुछ ये भी आवाज़ें जो हैं वो अब हमारी समातों से टकराई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिते में जंग के जो ये दूसरे महीने में दाखिले पर शदीद उनकी जानिब से एक अफसोस का इजहार जो है वो भी किया गया है और पूरी दुनिया को यकीन था कि बहुत जल्दी जंग ख़त्म हो जाएगी और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब भी समझ रहे थे कि बहुत जल्दी जंग जो है इसका खात्मा हो जाएगा, मतलब एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जंग जो है वो दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है और उसके साथ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि कुछ पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के हवाले से भी कुछ बातें जो हैं वो भी हो रही हैं और उसके साथ साथ सर हम ये देख रहे हैं कि जो बातें हो रही हैं कि 100 रुपये लीटर तक पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई जा सकती है। क्या सिर्फ बातें या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? आवाम के बारे में सोचा तो जा रहा है इस गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन क्या वाकई अब सोचा जाएगा 100 रुपये लीटर महंगा पेट्रोल जो है वो नहीं किया जाएगा या किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें ये पहले गुमान किया जा रहा था कि शायद जंग जो है वो चंद हफ्तों में रुक जाएगी। वो सिर्फ माजी का एक एक्सपीरियंस था कि जैसे 2025 में जंग हुई थी तो फिर 12 दिन के बाद ही वो ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि वो उन्होंने जंग जीत लिया और वापस जा रहे हैं। तो उस वक्त हालात कुछ और थे, अब हालात बड़े गैर मामूली हैं। अब जंग जो है वो प्रॉपर हो रही है। ईरान ने जो है वो पहले जंग शुरू नहीं की, ये हमें पता होना चाहिए। जंग शुरू हुई है अमेरिका की तरफ से। तो अब इस जंग ने एक खित्ते को लपेट में नहीं लिया, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी उसका शिकार है उन ममालिक का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी पाकिस्तान जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में है। आज वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर जो ब्रीफिंग दी है उसमें बताया है कि हमारे जो जहाज़ हैं वहाँ से वो भी रवाना है आबनाए हुर्मुज़ से और दीगर जो 20 जहाज़ हैं उनको लाने के हवाले से भी इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं और बातचीत चल रही है, वो भी पहुँच जाएंगे। तो तेल का ज़ख़ीरा चूँकि राशनिंग तो हर मुल्क कर रहा है, लेकिन आप पड़ोसी मुल्क का अगर देखें तो वहाँ पर हालात इतने बुरे हैं आकाशा, इतने बुरे हैं हालात कि 8-8 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और पहली मरतबा इंडिया को ये पता चला है कि उनके LPG गैस के चूल्हे जो हैं
वो मुस्लिम ममालिक की गैस से चलते हैं। ये उनको पहली मरतबा इदराक हुआ, उनको आवाम को तो ये पता ही नहीं था, पहले पता ही नहीं था कि ये गैस कहाँ से आती है, कैसे आती है, अब उनको इदराक हुआ। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पोजीशन तो नहीं, लेकिन जो आपने सवाल किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से, तो देखें अभी तक एक मरतबा जो इजाफा, दो मरतबा हुआ है इजाफा, तीसरी मरतबा जो इजाफा हुआ है वो आम पेट्रोल नहीं था, वो हाई ऑक्टेन था, जो कि आम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो लग्जरी गाड़ी में इस्तेमाल होता है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान मौजूद है, क्योंकि अब ज़ख़ीरा जो है हमारे पास वो पहले की निस्बत कम है थोड़ा सा, तो और जो डिमांड है वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए अब जो हमें महंगे दामों अगर तेल मिलेगा तो डेफिनेटली फिर उसको बढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन उसका आम आदमी पे बड़ा बोझ पड़ेगा। सर कह रहे हैं आम आदमी को प्रोटेक्ट कर रहा है, सो कैसे आप समझ सकते हैं कि प्रोटेक्ट किया जा सकता है? देखिए आम आदमी को कोई प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, ये बिल्कुल एक वो कह लें कि आप उनको जो है कि लॉलीपॉप दे रहे हैं आवाम को, क्या इससे वो जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी? आवाम को अभी भी 322 रुपये लीटर तेल मिल रहा है, 3.5 वो उसमें कुछ पैसे इजाफा भी है। तो अब वो आप उनको कह रहे हैं जी कि जो बाइक यूज़ करने वाले लोग हैं, करोड़ों लोग बाइक यूज़ भी करते हैं, तो आप उनको कह रहे हैं कि जी आप डिजिटल ऐप के ज़रिए आ जाएं, हम आपको महीने का 20 लीटर देंगे। 20 लीटर में मुझे बताया वो भी उसकी मतलब और दूसरी चीज़ ये है कि रिलीफ कोई ऐप भी नहीं बन रही और इस हवाले से कुछ भी नहीं हुआ ना। और रिलीफ जो है, रिलीफ यही मिला है कि अभी आलमी मार्केट में पेट्रोल की दूर दूर तक कीमतों का कहीं पे इजाफे का इम्कान ही नहीं था, तो हमने कीमतें बढ़ा दी। आप मुझे बताएं कि उसमें 170 अरब रुपए जो आवाम को इजाफी बोझ अब तक बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आप कैसे कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं? आपने तो वहाँ पे बारीक वारदात की, आपने तेल की कंपनियों को या किसी को भी, किसी माफिया को फ़ायदा पहुँचाया होगा ना आखिर, कि आपने वो सस्ते दामों लेके तो आवाम से महंगे दामों क्यों बेचा? ये कोई पूछने वाला है इनसे? मेरा नहीं ख्याल कि ये बेचारे आवाम जो है वो तो अब सवाल भी नहीं करते, वो पेट्रोल पंप पे आराम से अपना पेट्रोल डलवाते हैं और सीधे चले जाते हैं। तो इन्होंने तो उनको सवाल करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तो मतलब आप वो सवाल कर ही नहीं सकते, बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे चीज़ों करेंगे आकाशा, तो उसका क्या जवाब मिलेगा? मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना, आपने देखा रिंगती, अब आप देखें कि वो दावे हैं। हाँ अलबत्ता देखें इस जंग में जो पाकिस्तान का एक किरदार है सामने आया है, सर वो उस पे अलग से एक बात होगी। सायरा जी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम में बात की थी कि कोई ऐसा एक बयान नून लीग के किसी मेंबर का हमारे सामने आया था कि अगर हम 110 रुपये भी पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते। सो चीज़ें जो है वहीं पर खड़ी हैं, बातें हो रही हैं कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। सो आवाम जो है वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि ये बातें जो है वो 2-3 दिन से हम सुनते आ रहे हैं। क्या हुकूमत जो है कुछ रहम कर पाएगी आवाम पे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 100 रुपये सुन के ही एक आम आदमी का जो है वो वक्त बुरा हशर जो है वो हो चुका है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि इन्होंने स्टार्ट में जो कीमतें बढ़ाई थी, सो कुछ जो चीफ सेक्रेटरीज थे उनकी जानिब से ये चीज़ें सामने आ रही थी कि अच्छा किया कि स्टार्ट में बढ़ा दी हैं, नहीं तो ये जो आवाम है मतलब बुरा हाल हो जाना था, लोगों ने फिर भी बाज नहीं आना था। सो अभी थोड़ा सा ब्रेक जो है आवाम को लगा दिया गया है। लेकिन उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि फरवरी की निस्बत हम देख रहे हैं मार्च में जो फ्यूल कंजप्शन थे उसमें 24% ज़्यादा वो चीज़ें जो है हमारे सामने आई हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ें जो है वो यूज़ हुई हैं। सो मार्च में ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, अब दोबारा अप्रैल में जो है वो कीमतें बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत ऐसा कुछ करेगी और एक आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन बनाने की कोशिश जो है वो की जा चुकी है? अस्सलाम वालेकुम। आम आदमी के बारे में किसने सोचा? बहुत पहले किसी ने मुझे कहा था कि शायद वो किस दौर में थे, एक वजीर खजाना थे, उन्होंने कोई लगी लिपटी रखे बगैर कहा था कि भाई जो बजट है ये बनता है अमीर आदमी के लिए, इसके जो सम्राट हैं वो गरीब तक पहुंचते हैं। अब तो हम सारे, आप कैसे सोच सकती हैं कि ये गवर्नमेंट, जो अभी आपसे पहले बात हो रही थी कि जब वहां पर कीमतें बढ़ी भी नहीं थी और पहले का जो जखीरा तेल है उसके ऊपर इन्होंने 113 अरब आवाम की जेबों से निकलवा लिए। अभी आपने कहा कि लोगों को मतलब ये रोकने के लिए, अरे भाई ये दूसरा स्टेप है कि जो पैसों से पेट्रोल खरीदते हैं उन्होंने इस चीज को कैसे रोकना है। लेकिन उससे पहले आप उसको तो रोके जो क्या कहते हैं, जिनको आप फ्री पेट्रोल दे रहे हैं जी, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो सिर्फ एक बयान आता है, उस बयान को ना आप जाके उसकी जमीनी हकायक आप चेक कर सकती हैं, ना मैं चेक कर सकती हूँ कि यहाँ पर इतना हुआ है।
और अभी उनका मैंने अभी फोन करके खुशहाली आने वाली थी पर जंग आ गई। ये तो हम अपने बच्चों को मतलब वो करते हैं कि बस बेटा बाबा आने वाले थे, फिर हमने निकलना था, लेकिन बाबा देर से आए, हम नहीं निकले। मतलब ये अवाम को ये जो 25 करोड़ पकोड़े हैं, आपने भी देखा सुना होगा ना शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बस खुशहाली आने वाली थी, 2 किलोमीटर दूर थी, जंग आ गई। और जंग भी किसी दूसरे मुल्क में लगी हुई है, हमारे मुल्क में नहीं लगी हुई। बॉर्डर पे थी, कशीदगी थी, लेकिन उसका इस चीज से क्या ताल्लुक था? अच्छा, वहाँ के लोगों के हौसले बुलंद है, वहाँ की हुकूमत के हौसले बुलंद है, और हम जो है दिल छोड़ के बैठ गए हैं। देखिए उनके बुलंद है, आपको और मुझे भी हुकूमत के पहिए में शामिल कर ले, जिसमें आप और मैं मुशीर हूँ। वो महाना हमारे इतने सारे पर्क्स हों, जेब में आ रहे हो 10-12 लाख रुपए, तो हमारे भी, आपके और मेरे भी हौसले बुलंद हो जाएंगे। जब यहाँ पर आपको ये पता है कि अभी बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आएगा, महीने की ग्रोथ आएगी, ये जो तनख्वाहें देनी है, गाड़ी का पेट्रोल, जो कराची की सड़कों का हाल है, तो वो तो हर महीने गाड़ी मैकेनिक के पास होती है, कभी उसके शॉक्स खत्म होते हैं, कभी ये खत्म होते हैं। तो आपको और मुझे भी वो 20-25 लाख रुपए महीने की कहीं से आमदन हो जाए, हौसले भी बुलंद हो जाएंगे। हमारे तो बिल्कुल भी नहीं हौसले बुलंद। और वो कहते हैं ना कि हर लम्हा, हर वक्त दिल से इनके लिए ना दुआ नहीं निकलती। बहरहाल क्या किसी को बद्दुआ देंगे, लेकिन दुआ नहीं निकलती। और ये तमाम सारी बातें ऐसे ही ढकोसले, मुझे तो ये समझ नहीं आती। उससे पहले गैस की बात हो रही थी, बड़ा दुखी मेरे लिए ना ये मौजू है, क्योंकि मेरे इलाके से गैस निकलती है और हम लोग वहाँ पे लकड़ियाँ जलाते हैं। तो पाकिस्तान से भी तो ऑयल निकलता है, जाहिर है बहुत थोड़ा होगा, लेकिन कभी मुझे उसकी भी समझ नहीं आई कि वो किस हिसाब से लोगों को मिलता है, उसमें मिक्स हो जाता है। जरूरियात के लिए है मैडम जी, उसको हम यूज नहीं करते, वो दफाई जरूरियात के लिए इस्तेमाल होता है। जी, अच्छा जी, ओके ओके। चले अगला सवाल मैम आपसे पूछ लेते हैं कि आईएमएफ ने हुकूमत को पेट्रोल सब्सिडी से रोक दिया है। सो अब अगर हुकूमत चाहे भी, और हुकूमत ये करना भी चाहे कि वो कीमतें जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की ना बढ़ाए, सो अब उनको बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि आईएमएफ जो है वो दरमियान में आ चुका है। दिल कह रहा है वो बोलूं कि ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये सब आपस में मिले हमें। तो मुझे बताएं, आईएमएफ, मतलब आईएमएफ को तो हमने ऐसे समझ लिया कि जैसे नाउज बिल्ला को हजरत आईएमएफ रज़ियल्लाहु अन्हु है। मतलब उनको ये नजर नहीं आता। उससे पहले भी जिस वक्त 2023 में बड़ा इन्होंने कहा था कि जी पेट्रोल 50 रुपए की सब्सिडी बाइक वालों को दी जाएगी, साथ ही इन्होंने कान पकड़वा लिए। मुझे दुख ये होता है, दुख क्या समझ नहीं आती कि आईएमएफ को इनकी अयाशियां नजर नहीं आती। जो ये आईएमएफ तो हर चीज पे वो है ना, हर चीज पे उसकी नजर है। वो इनकी मरात, इनकी पेंशन, इनकी गाड़ियां, अभी फिर जी वो एक पता नहीं क्यों ब्यूरोक्रेसी को इतना नवाजे जा रहे हैं। अभी जो एक जमीन लेकर इन्होंने प्लॉट्स दिए, सुना था, जो मैंने खबरें सुनी थी, सहाफियों को प्लॉट दे रहे हैं, जजेस को प्लॉट दे रहे हैं, कोई रह ना गया हो। ये तमाम चीजें हुकूमत अपने ऊपर बोझ डालकर ये सारा दे रहे। आईएमएफ को ये नजर नहीं आ रहा। जो ये सब्सिडी, जो ये 11-11 अरब की जोड़ी जहाज ले ली है, तो मतलब ये पैसे कहाँ से, क्या ये पतंगे बेचकर पैसे आए थे कि उसके बाद से ले लिया था? उसको आज आके गरीब नजर आता है। मैं कहती हूँ इन्होंने हमें ना, वो कहते हैं कि बस सिर्फ एक सांस ही है जो खुदा पाक की ये ऑक्सीजन, ये हवा है जिससे हम ले रहे हैं, इनका बस ना चले। गोबर पर भी टैक्स लगा दिया, गोबर पर भी टैक्स लगा दिया कि पता नहीं अब उसको उठाना है। ज़ाहिर बायोगैस तो हुकूमत नहीं बनाएगी। 30 रुपए एक भैंस पे रोजाना। जी, 30 रुपए एक भैंस पे रोजाना। जी, 30 रुपए एक भैंस पे रोजाना। जहाँ पर वो क्या कहते हैं, घास मिलना मुश्किल है, पानी नहीं है। आप चारों तरफ देख ले, कहीं से भी हमें कोई कहते ना, कोई जीने की या रोशनी की जो किरण आ रही हो, ये हुकूमत वहां पर भी वो कहते ना, कोई टेप लगा के बंद करना चाह रही है कि अंधेरे में। और इसमें सरासर कसूर हमारा है। 8 रुपए बढ़ा, 55 रुपए बढ़ा, कोई एक भी नहीं, कोई एक पार्टी भी एहतजाज नहीं किया। वो तो खैर हुकूमत में बैठ गई 150 रुपए पे। जो तो ये तो अपोजिशन का काम था, अपोजिशन अपना ये वाला किरदार भी सही से अदा नहीं कर रही सारा जी। अदा कर सकी। मैं वही मैं कह रही हूँ ना कि मैं उसमें सबको बोल रही हूँ, अपने आप को भी कह रही हूँ कि रोड्स पर होते कोई इनको पता चलता और अवाम ने भी कोई चू नहीं की
अवाम रो रही है, अवाम बद्दुआएं दे रही है, पर अवाम रो के पेट्रोल डलवा रही है। तो उनका हौसला बढ़ा, वो हर 1 या 1.5 महीने बाद आपको और हमें टेस्टर लगा कर अवाम देखते हैं मजीद कि रोएगी। आया इनमें कोई गैरत की रमक बाकी है। तो फिर हम उनको समझ आई है कि नहीं भाई, इनमें कोई गैरत की रमक बाकी नहीं जी। है। अब ये 550 भी करेंगे ना, यकीन नहीं करें, यहाँ पर रोएंगे, पीटेंगे और लेकिन पेट्रोल डलवाएंगे। लेकिन पेट्रोल यहाँ पर मैं डलवाएंगे। अपने घर की बात कर रही हूँ, मैं हस्बैंड आंखें दिखाएंगे, बातें सुनाएंगे जाने पे, लेकिन डलवा लेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि इनके जैसे मतलब ज़ाहिर है एक हल्का अहबाब है कि ये कोई एहतजाज कर लें, ये लोगों को मोटिवेट लेकिन कर मुंह लें। से उफ तक नहीं करेंगे सारा नहीं जी। नहीं, उफ तक नहीं करेंगे। हाँ। ये रोना पीटना होगा, वो सारा कुछ होगा, लेकिन उफ तक नहीं निकलेगी। इसी वजह से ये इतना वो हुए हुए। आप देखिए कब होता है, कब कोई जागता है, क्योंकि जितने भी पार्टी सरबराह हैं, जितने में आप सबका नाम ले लें, मुझसे अलग अलग नाम मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। चलें सारा जी, आपने IMF का भी जिक्र किया, फिर एक आम आदमी का भी जिक्र किया, फिर एक आम आदमी के रोने का भी जिक्र किया। 100 रुपये लीटर पेट्रोल अगर हो जाता है, मज़ीद बढ़ जाता है, तो फिर रोएंगे भी लेकिन दिलवा भी लेंगे पेट्रोल। उसके साथ बताती चलूँ कि इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है वो 3,25,000 रुपये का मकरूज़ है, और उसको पता है या नहीं पता है, सो हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप सबको पता चल जाना चाहिए कि हर जो पाकिस्तानी है वो 3,25,000 रुपये का मकरूज़ है। सरदार फैज़ान, आप भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हमें दिखे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम जो है वो आएगा। और क्या आप समझते हैं कि मौजूदा कशीदगी में ये जो विफाक है, सूबे हैं, फ़ौज है, अपोजिशन के दरमियान ये कौमी इत्तेहाद जो है ये हकीकी है या सिर्फ आर्जी एक सियासी मुफाहमत की बातें हो रही हैं? क्या इसमें PTI को भी अपोजिशन में शामिल किया गया है? क्या अपोजिशन जो है, अगर वो PTI ही है, उससे तो बात की जाएगी या नहीं की जाएगी? क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। हमने गुज़िश्ता दिनों में देखा है कि जितने भी कौमी सलामती के इजलास हुए हैं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं उसमें शामिल हुए हैं। जी। आज भी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और साथ में गिले शिकवे भी उन्होंने बीच में जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा है कि कितना अरसा हो गया है, हमने 1.5 साल हो गया है, हमने एक एहतजाज नहीं किया। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें बानी PTI से, इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। और उन्होंने 9 अप्रैल को एहतजाज का ऐलान भी किया है। तो अपोजिशन जो है वो इस टाइम पे अपना उनका जो एक ही मुतालबा है उसी पे वो लगे हुए हैं। अपोजिशन ने भी आवाम के जो आम आवाम की जो आवाज थी वो ऐवानों में उस तरीके से नहीं पहुंचाई, और ना ही वो आम आवाम के लिए जो है वो ये एहतजाज करने जा रही है। उनको तो पहले तो ये चाहिए था, सही है आप जितने भी इजलासों में आपने शिरकत की है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तमाम वज़राए आला ने शिरकत की, तो वो सुहेल अफरीदी की भी शिरकत बीच में होनी चाहिए थी, और जो कि हुई भी है। तो उसके बाद ये जो एहतजाज की कॉल थी उनको सिर्फ अपने मकासद के लिए नहीं बल्कि एक आम आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए उनको ये एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी। हमने देखा है कि जैसे ही कुछ दुनिया में मईशत थोड़ी बहुत हिली है, तो अमेरिका में मामूली से झटके उसके महसूस किए गए हैं, तो लाखों की आबादी, लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए थे। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इतने डर गए हैं, इतने महंगाई की चक्की के नीचे पिसे हुए हैं कि वो लोग अब अगर वो एक दिन एहतजाज करते हैं तो वो अपने घर में बच्चे के लिए क्या लेके जाएगा। तो आवाम फिर इसी में लगी हुई है कि अपने एक दिन जो है वो अपना एक दिन भी जाया करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान की, तो आपने जो बात की है कि सियासी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा कि अगर एक पार्टी का जो लीडर है वो जेल में है और आप दुनिया की सालिसी की दुनिया के जरगे जो हैं वो आप कराने की कोशिशें कर रहे हैं, अपने मसाइल आप हल नहीं कर रहे हैं। पार्टी के साथ अपने अंदरूनी जो एक आपकी मुल्क की बड़ी पार्टी है, आप उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो आपको तो सबसे पहले ये चाहिए था कि आप उस पार्टी को एतमाद में लें। सही है, अभी तो वो लाइन पे भी आ गए हैं। वो गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा ने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि अच्छा बच्चा, वो उन्होंने सुहेल अफरीदी के लिए इस्तेमाल किया था। तो मतलब अब सुहेल अफरीदी कुछ इस किस्म के बयानात भी नहीं दे रहे, इजलासों में भी शामिल हो रहे हैं। सर, रिहाई फोर्स बना दिया उन्होंने, जिसपे हुकूमत जो है बहुत ही नाला दिखती है। तो हुकूमत को अभी ये चाहिए कि हुकूमत अपोजिशन को एतमाद में ले तमाम चीजों, क्योंकि आगे जो महंगाई का एक तूफान आने वाला है
जो हमें नजर भी आ रहा है कि अभी कहा जा रहा है कि 100 रुपए फी लीटर जो है वो फिर महंगा होगा, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये पहले महीने के अंदर जो है, ये जो अप्रैल का महीना चल रहा है, हो सकता है ये सिर्फ अप्रैल के महीने तक, अगर ये जंग जो है तवील होती है तो ये मजीद जो है पेट्रोल उसमें महंगा हो सकता है। और अमेरिका इस टाइम पे एक और अमेरिका ने जो है वो दुनिया में एक नुमाया किरदार हासिल कर लिया है। अमेरिका योमिया मजमूई तौर पर जो है वो 20.9 मिलियन रुपए से 22.8 मिलियन बैरल के दरमियान जो है वो दुनिया का तेल जो है वो इस टाइम पे बना रहा है। तो अमेरिका ने अपने आप को जो है वो, जितने भी ये खलीजी ममालिक थे वो भी पीछे रह गए हैं। अमेरिका जो है दुनिया की तेल की पैदावार में जो है वो पहले नंबर पर आ गया है। तो हमें इन तमाम चीजों को, ये दुनिया के आलमी मंजरनामे को भी देखना होगा और अपने अंदर के जो मसाइल हमारे चल रहे हैं उन तमाम चीजों को भी देखना होगा। अमेरिका पहले, सऊदीया दूसरे, और फिर अब देख रहे हैं कि रूस जो है वो तीसरे नंबर पर इस वक्त मौजूद है। हाजी नवाज रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ सर मौजूद हैं। कितना इस वक्त ज़रूरी हो चुका है आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए सियासी इस्तेहकाम? क्योंकि हम सियासी इस्तेहकाम की बातें तो करते हैं, लेकिन एक जमात ऐसी है जिसके लीडर के साथ बैठ के हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है, मौशी इस्तेहकाम के लिए? ये सबकी मजमूई जिम्मेदारी है जो तमाम जमातों की, खा वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, जब उनके अगर से टारगेट्स अपने जो भी हों, लेकिन ये जब मुल्क का मसला दरपेश होता है उसमें हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे होते हैं। जहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी है वहाँ अपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड रखने के लिए उनको अपने साथ मिलाए और उनको दीवार से ना लगाए। इसी तरह तभी तो ये होता है मुमकिन, अगर आप अपोजिशन को दीवार से लगाते रहें और अपोजिशन से तकाजा इस बात का करें कि वो आपके साथ तावन करे, तो बड़ा मुश्किल होता है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान के लिए हुकूमत और अपोजिशन का एक पेज पर इकट्ठे होना जरूरी है, एक इजलास में इकट्ठे हों, एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे को अकोमोडेट करें। जहाँ पाकिस्तान के माशी मसाइल और दीगर मसाइल का जो मसला पेश हो, तो वहाँ हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। अगर ये एक दूसरे के साथ तावन नहीं करेंगे हाजी साहब, तो मुल्क की हाजी साहब मुश्किलात दूर नहीं हो सकती। हाजी साहब, मैं एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा। ये आपने 4-5 मरतबा ये जुमला दोहराया कि एक पेज पे इकट्ठा होना जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। किस तरह इकट्ठे होंगे? तरीके से इकट्ठे होने का तरीका, फार्मूला क्या है? आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं इस हवाले से, तो आपको फार्मूले का भी पता होगा कि कैसा होना चाहिए। अपोजिशन जो है होती है, जो हुकूमत में होते हैं लोग, वो अपोजिशन को उसकी हैसियत को तस्लीम करते हैं और अपोजिशन भी हुकूमत की हैसियत को तस्लीम करती है। दो तरफा बात होती है, एक तरफा नहीं हो सकती। अगर आप अपोजिशन को हुकूमत जो है वो दीवार से लगाए रखे और फिर उसे तकाजा भी करे कि वो उनके साथ तावन करे, तो ये नहीं होता। इसी तरह अपोजिशन को भी तस्लीम करना चाहिए हुकूमत को। जब आप हुकूमत को तस्लीम नहीं करते तो फिर आप कोई उनसे अच्छाई की भी तवक्को नहीं रख सकते, आप उनसे कोई बेहतरी की भी तवक्को नहीं रख सकते कि वो आपके साथ अच्छा सलूक करें। मेरा ख्याल ये है इस वक्त लड़ाई जो है ना, जो जिस तरह कहते हैं जंगबंदी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी हो जाना चाहिए। दोनों के दरमियान जो इस वक्त तनाव की कैफियत है वो खत्म होनी चाहिए कुछ वक्त के लिए, जब तक ये मामलात हमारे सेटल नहीं हो जाते, मुल्क इस बुरान से निकल नहीं जाता। फिर ये सियासत तो करते रहे, लेकिन जो है वो इस चीज पे राजी होगी? माशी बुरान का सामना है। नवाज रजा साहब, क्या हुकूमत इस चीज पर राजी होगी कि बानी पीटीआई को बाहर निकाला जाए? क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम की बात हो रही है, अगर पीटीआई की बात हो रही है, अपोजिशन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली बानी पीटीआई को बाहर होना चाहिए। अपोजिशन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन जो उसमें कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें आप कहते हैं अकाब सिफ्त हैं, जो हर मामले में ये उनका ये रवैया होता है। सिर्फ 3 नाम बता दीजिए कौन से लोग इस वक्त, सर सिर्फ 3 नाम बता दीजिए कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अपोजिशन में चाह रहे हैं हुकूमत के साथ बात करना? जी, हुकूमत से बात करना तो जरूरी है, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। हुकूमत अपोजिशन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हुकूमत के साथ बैठ जाएं, और कोई मुमकिन है जब आप बैठेंगे तो कई मामलात पर आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। रिलीफ मिल जाएगा तो चलें हाजी नवाज रजा साहब, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है, बहुत शुक्रिया सर। और इस वक्त हुकूमत का और अपोजिशन का एक पेज कितना ज्यादा जरूरी है मौशी इस्तेहकाम के लिए, इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले भी ये बातें जो है हमारे प्रोग्राम में हो रही थी कि मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। और जिस तरीके से हाजी नवाज रजा साहब ने भी ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि PTI में बहुत से लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं जो कि हुकूमत के साथ बैठ के बात करना चाह रहे हैं, सो इस पर भी बात होगी। लेकिन इस वक्त अगर हम आलमी मंजरनामे की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो हम देखते हैं कि 1 मार्च को जो ट्रंप साहब का एक बयान जो है हमारे सामने आता है वो ये है कि हम ईरान में किसी भी कीमत पर हुकूमत की तब्दीली करेंगे। फिर 10 मार्च को उनका बयान जो है वो बदल जाता है और वो फिर जो बयान है वो ये है कि हमने पूरी ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया है। 15 मार्च को वो कहते हैं कि ईरान को अगले 48 घंटों में आबनाए हुर्मस खोलनी होगी। फिर 20 मार्च को वो ये कहते हैं कि मैं आयतुल्लाह के साथ मिलकर आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करूँगा। उसके बाद 25 मार्च को उनका बयान कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मस ना खोली तो मैं उनकी तवानाई के प्लांट को तबाह कर दूंगा। फिर 30 मार्च को जनाब कहते हैं कि मैं आबनाए हुर्मस को सिर्फ 2 मिनट में खोल सकता हूं। और कल हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जंग खत्म करने के लिए तैयार हूं, चाहे आबनाए हुर्मस जो है वो खुले ना खुले। और उसके बाद जो आज का बयान है उनका वो ये है कि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान करता हूं, अब शिद्दत से हमले किए जाएंगे। मतलब अनप्रेडिक्टेबल सी शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। समझ से इस वक्त बाहर जो है वो हो चुके हैं। जंग रोकते हैं, नहीं रोकते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पे आते हैं, नहीं आते हैं। समझ से बाहर है चीज़ें कि वो इस वक्त करना क्या चाह रहे हैं। फिलहाल जो वो करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पत्थर के दौर में ईरान को दोबारा भिजवाना है, जो वो डिज़र्व करते हैं या जैसे वो हैं। क्या कहेंगे सगीर चौधरी साहब? देखिए आकाशा, उन्होंने काउंटडाउन लगाया हुआ है यू टर्न का उनका। वो हर घंटे, हर आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद अपना एक बयान जारी करते हैं और उनका जो वो बयान होता है वो अपने पहले बयान की खुद ही नफ़ी कर रहा होता है। और दुनिया अभी तक जो है वो ये समझने से कासर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी क्या है जी। अभी तक दुनिया को उसकी पॉलिसी समझ नहीं आई कि वो सोच क्या रहे हैं और वो अपने दिमाग में क्या, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। और जो सामने चल रहा है वो तो ये चल रहा है कि दुनिया की बर्बादी हो रही है। और अगर ये जंग अगले 3-4 हफ्तों में नहीं रुकती तो आप ये सोचें कि फिर पूरी दुनिया जो है उसमें बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी होगी और पूरी दुनिया कोरोना को आप भूल जाएंगे और उससे भी बदतर महंगाई का तूफ़ान आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी और दुनिया को ये पता चलना शुरू हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो इतनी दूर बैठ के वो इधर जंग कर रहे हैं। कभी कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ मैंने नहीं खोलनी, जिनको ज़रूरत है वो खुलवा लें, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर कभी कहते हैं कि जी ये जो खलीजी ममालिक हैं ये बड़े अजीम मुल्क हैं। इसमें सऊदी अरब का भी उन्होंने आज जहाँ लिया, तकरीर में नाम लिया, कतर का भी लिया, कुवैत का भी लिया, UAE का भी लिया, बहरीन का भी लिया, ठीक है, उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन जो उन्होंने अपने इत्तेहादियों का हाल किया है और जो उनका बुरा हशर किया है तो वो उनको पता है। वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर टारगेट हमले हो रहे हैं। जहाँ पे अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको ईरान निशाना बना रहा है। तो आपने उनका क्या दिफा किया? वो किस चीज़ के अजीम है? उनके तो पल्ले आपने कख नहीं छोड़ा। और अब जो है वो आप ये कह रहे हैं कि जी आपने हुर्मुज़ मैंने तो नहीं खुलवानी, जिसने खुलवानी है वो खुलवा ले। तो भाई आपने अच्छी भली वो एक सप्लाई चेन थी तेल की पूरी दुनिया को, आपको पता है उसकी अहमियत का, तो आपने इस नौबत तक क्यों आने दिया उसको? आपने सबसे पहले आके जनाब ईरान की पूरी रजीम को ही आपने मार डाला। फिर आपने कहा जी मुज़ाकरात होंगे। जब आपने रजीम ही सारी जो है वो ख़त्म कर दी तो मुज़ाकरात फिर किससे होने थे? फिर आपने कहा कि जी मुज्तबा खामनेई जो हैं वो बहुत बेहतर इंसान है और वे उनसे बातचीत चल रही है और बड़ी मुस्बत चल रही है। ईरान डिनाई करता रहा। हाँ, अलबत्ता इसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, नो डाउट कि पाकिस्तान का पूरे खित्ते में इस हवाले से और मतलब पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो बहुत एक अहम रोल है। और वो उन्होंने देखो तो बात एक सफारतकारी में पाकिस्तान ने जो मिसाल कायम की है
ये मेरा ख्याल है कि कोई दुनिया का और मुल्क इस तरह की मिसाल कायम नहीं कर सकता था। और ये पाकिस्तान को सालस बनाना या इसमें बातचीत में आगे लाना मजबूरी है, चूँकि पाकिस्तान के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं सफारती सतह पर। आप खलीजी ममालिक ले लें तो उनसे भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन से भी अच्छे हैं, रशिया से भी अच्छे हैं, इसी तरह से अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान इस हवाले से जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा उसका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? ये दुनिया की तबाही चाहते हैं। अब देखें कि ये उन्होंने कह दिया कि जी मेरे लिए तो वेनेज़ुएला का तेल ही काफ़ी है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसकी। भाई अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपने दुनिया में जो तबाही इस वक्त फैलाई हुई है और पूरी दुनिया तेल कर रही है, आप नए हुरमज़ जो है वो बंद है और वहाँ पर वही जहाज़ जाता है जिसको ईरान जो है वो चाहता है, क्योंकि भाई ईरान का वो एक एरिया है, वो ईरान के कब्ज़े में है, वो ईरान की टेरिटरी है। तो डेफिनेटली ईरान तो नहीं चाहेगा कि उस पर आप जंग भी करें मुसल्लत, उसकी रजीम को भी मारें, उसकी तबाही भी फेर दें सारी, और उसके बाद कहें कि जी जहाज़ भी गुजरने दे, तो वो नहीं गुजरने देगा। तो आपको ये चीज़ें पहले पता नहीं थी। पूरी यूरोप देखें, अब जो तेल है, आपको पता है कि जर्मनी में तेल ख़त्म हो रहा है, स्पेन में तेल ख़त्म हो रहा है, और इसके अलावा यूरोप सारा जो है वो मुतासर हो रहा है। गैस वहाँ पे मौजूद नहीं है। पड़ोसी मुल्क को देख लें, उसका बुरा हशर हुआ है तेल के वजह से। चलें कुछ मुमालिक जो बचे हुए हैं, तो अगर जंग प्रोलांग होती है थोड़ी सी, चंद हफ्ते चलती है, तो दुनिया जो है वो बर्बादी की तरफ चली जाएगी। और ये ट्रंप जो है दुनिया की बर्बादी का बायस बन रहा है। सर आप ट्रंप की बात करें, अमेरिका की बात करें, इसराइल जो है वो डेफिनेटली तबाही चाह रहा है। और इस वक्त सिर्फ इसराइल का, अच्छा ईरान जो है वो सिर्फ इससे, इसराइल का मुझे चले बता दें, ये जो नेतन्याहू पूरी दुनिया को लड़ा रहे हैं और अमेरिका को भी कह रहे हैं लड़ो और खलीजी ममालिक को भी कह रहे हैं लड़ो, तो और इजरायली फौजियों को भी, उसका अपना बेटा कहाँ पे है? उसके बारे में तो ये इतलात हैं कि उसने उनको छुपाया हुआ है मियामी में। भाई देखिए ईरान जो सामना कर रहा है, आप ईरान का कंपैरिजन अगर करें तो वो अगर उनकी रजीम शहीद होती है तो अहलो अयाल के समेत उनके अहलो अयाल भी वो शहीद हो रहे हैं। तो ये नेतन्याहू जो है, और इनका हशर ये किया है ईरान ने इस जंग में, चूँकि जाहिर सी बात है कि अब रिटेलिएट तो होगा, तो उसमें अभी तक 1 महीने से ना नेतन्याहू साहब बेड पे सोए हैं, ना उनकी आवाम सोई है। वो हमेशा बंकर्स में जाते हैं और सायरन की आवाज़ सुनते हैं, भागते हैं, और उनको बेड नसीब नहीं हो रहा। वो बंकर्स में ही जो है वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया अपना ले रहे हैं। ये वहाँ से आने वाली सर इसमें आपका पॉइंट, जी सर आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी आप देख रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप की तो बात कर रहे हैं, अमेरिका इसराइल जो है जिस तरीके से ईरान को टारगेट कर रहे हैं वो चीज़ें तो हमारे सामने है, लेकिन उससे पूरी दुनिया की मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। लेकिन एक और खबर, एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ फौरी एक फौजी कार्रवाई जो है उसका एक मुतालिबा जो है वो सामने रखा है, और अमेरिका के साथ मिलकर बाज़ोर ताकत गुजरगाह खोलने की एक तैयारी जो है सायरा जी वो जाहिर की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि यूएई का ये जो मौक़िफ़ है खित्ते में एक नया महाज जो है वो खोल देगा? देखिए वो तो पहले ही इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे ना। आपने देखिए गजा में मदद की, उसके बाद मैं सॉरी हमेशा वो भूल जाती हूँ जहाँ पर ये सोने के लिए हमले कर रहे थे, गोल्ड के लिए। वेनेजुएला की बात करें आप? नहीं सूडान की, कहाँ जहाँ ये सोने के लिए यूएई वाले हमले कर रहे थे गोल्ड के लिए। सूडान की, बिल्कुल जी, सूडान की ना, वो वहां पर हमले कर रहे थे। फिर उसके बाद आप देखिए और भी इनकी जुर्म की फहरिस्त तो तवील है जी, इनके जुर्म की फहरिस्त अभी प्रोग्राम में कभी बाद में बात करेंगे। इन्होंने तो हमारे इलाके में जितनी आई हुई थी वो जुर्म और जुर्म है। तो मतलब अब आपने देखा होगा, आपने तस्वीर देखी होगी कि अभी इनके जो अमेरिकी फौजी हैं वो दुबई के एयरपोर्ट में, मतलब यूएई में, वहां पर वो लोग आए हैं। तो ये चाहता क्या है? क्या वही बात है कि तलवारों को जंग लग चुका है, ये अहले जुब्बा पहन के नाम के मुसलमान रह चुके हैं। खैर मैं तो इनको वैसे भी ऐसे ही समझती थी कि हाँ हुलिये से या नाम से मुसलमान है, बाकी इनका काम इंसानियत वाला भी नहीं है। चले आप मजहब को भी साइड पे करते हैं, दुनिया का हर मजहब आपको इंसानियत का दर्ज देता है। तो खुदा जाने ये क्या चाहते हैं, इनको कोई गारंटी मिली हुई है या इन्होंने उसके, वो कहते हैं ना कि ट्रंप या जो भी सुपर पावर हो उसके कदमों में बैठना इन लोगों ने ज्यादा मुनासिब समझा हुआ है। क्या कहूँ आकाशा, मतलब अब जाहिर है हमारी तो जब खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई तो ये मजम्मत है, मगर बात वही बात है कि हम मजम्मत करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो इस चीज को भी हमारे पाकिस्तान जो सफारती मुहाज पर लड़ रहे हैं उसको देखना चाहिए कि जाहिर है वो वहां पर जंग बंदी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी आप देखें ना कि अपने ही ममालिक होके
और मुसलमान ममालिक होकर, और ये खुदा जाने क्यों इस जंग को इन्होंने मतलब किसी दूसरी तरफ रुख मोड़ दिए। आगे इस दुनिया का नक्शा क्या होगा। मैं तो वो कहते ना कि बाकी निगाह दूसरी तरफ क्या दौड़ाऊं, मैं तो अपने यहाँ पर इन मुल्क की परेशानी और चीज में हम लोग देख रहे हैं। अब बात बताइएगा, सॉरी आप कहेंगे कि मैंने क्वेश्चन या मैंने एक दूसरी चीज मतलब आप पूछ रही थी, तो फिर मैं पता अभी वो कहते हैं ना कि ये सिर्फ हमारे जहाज ही गुजर रहे हैं। उससे पहले प्रोग्राम का वो बात आपने पूछा था पेट्रोल महंगाई का, जी, तो ये शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर खारजा इसहाक डार की कोशिशों से आबनाए हरमत से हमारे जहाज गुजर रहे हैं। जब जहाज रुके भी नहीं और गुजर रहे हैं, फिर ये हमें क्यों डराते हैं इस पेट्रोल बम से। सायरा जी, आईएमएफ ने हुकूमत को पेट्रोल सब्सिडी से मना कर दिया है, उससे रोक दिया मुझे गया बताएं, बाकी ममालिक में अभी सब मेरे एक दोस्त भी जिक्र कर रहे थे कि जी पड़ोसी ममालिक, इधर ममालिक उधर ममालिक, हम तो इनको पाल रहे हैं, हम तो इनके खानदानों को पाल रहे हैं। क्या कोई ऐसा नहीं है माई का लाल कि जो ये तमाम अयाशियां खत्म करवा दे। तो यकीन नहीं करें, इसको कहते ना कि वतन अजीज में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पर अवाम भी बहुत वो कहते हैं ना कि दिल की बड़ी है और तमाम चीजें यहाँ पर सही हो सकती हैं, मगर आप मुझे बताएं कि एक बंदे के ऊपर मतलब हम सब मिलके इन लोगों को पाल रहे हैं। इनकी आप सारी चीजें तो देख लें, फारूक सलीम साहब ने एदादो शुमार के साथ बताया है, और मैं भी उसी जगह का पार्ट थी और मैं देखती थी, और वो कहते हैं कि कानों में से धुएं निकलते थे कि ये चल क्या रहा है। अभी आप आके ये हमें बताते हैं कि जी वो फंड भी हमने कम कर दिए, जो तरक्याती फंड। तरक्याती फंड पहले लगते कब थे भाई मेरे? सबको हिस्सा पहुंचने के बाद जो पैसे बचते थे वो लगते थे। खुदा जाने ये क्या करना चाहते हैं। तो फिर अब ये तमाम बयानात जो जाहिर है आप सब सुन रहे होंगे, तो क्या हमारे वजीर आजम को उनको नोबेल प्राइज के लिए नामजद करते हुए शर्म नहीं आई, या अब सोच के थोड़ा सा शर्मिंदा होते होंगे? अब तो मैं कहती हूँ कि हमारे मुझे तो बुरे लोग पसंद है, हाँ। पसंद है जो मेरी तारीफ, मुझे वो अच्छे लगते हैं, और जो भी बुरे लोग हैं, लेकिन अगर वो मेरे साथ हैं तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ। ये तो इनके बयान आए दिन हमें डराते रहते हैं, क्योंकि इन तमाम खुसूसियात पर कुछ लोग पूरा उतर रहे हैं। चलें, और ये शख्स तो उनके साथ है। तो बस देखिए, सबको अब किसको मैं बोलूं कि सबको मिलके ईरान ने अपना जो हिस्से का किरदार अदा करना था बखूबी कर दिया। नाको चने चबवा दिए कि बहुत बनते थे सुपर पावर और ये सारा कुछ, तो फिर आ गई ना मतलब वो बात उनके हलक तक। और आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि जो चीज जो आबनाए हरमस खुली हुई थी जंग से पहले, अब उसको खुलवाने के लिए वो कर रहे हैं। तो पहले सब कुछ स्मूथ चल तो रहा था ना। जी सायरा जी, आपका इसके पॉइंट आ गया। सरदार फैजान, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, जो सफारती महाज पे पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं, पूरी दुनिया जो है वो उसकी मौतरफ है। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप जो हैं अब वो कह रहे हैं ये जंग बंद नहीं होगी, अब पत्थर के दौर में दोबारा ईरान को पहुंचाया जाएगा, जबकि उसके बिल्कुल बरक्स अमरीकी जो नायब सदर हैं JD वेंस, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सालसी राब्ताकारों से उन्होंने राब्ता भी किया और ट्रंप की जानिब से जंग बंदी के लिए कुछ मुतालिबात पूरे करने का एक पैगाम जो है वो भी दिया है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब भी सिर्फ सालिस का किरदार अदा कर रहा है? देखें मिस आकाशा, जब ये जंग शुरू हुई थी उस जंग का कोई मकसद नहीं था कि अमेरिका ने ईरान पे हमला क्यों किया, और उस मकसद का अभी तक जो है वो मालूम नहीं हो सका। जब इससे पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, आपने सफारतकारी की बात की, जब इससे पहले मुज़ाकरात हो रहे थे जिनीवा में, तो उसमें बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पावेल भी जो है उसमें शरीक थे। उन्होंने उनका कहना है कि इतनी हद तक पेशरफ हो गई थी कि मैं हैरान हो गया था। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में वो उनका साथ में ये भी कहना है कि ईरान ने बड़ी पेशकश कर दी थी जो जंग को रुकवाने के लिए काफी थी। साथ ही द गार्डियन अखबार ने ये स्टोरी लगाई है कि ईरान मुआहदे को मुस्तकिल तौर पर इसे मुस्तकिल बनाने के लिए भी तैयार था। ईरान ने कह दिया था कि इंतहाई यूरेनियम की जो 400 किलो के जखीरे हैं वो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में कम अफजुर्दा दर्जे में भी उसे तब्दील करने के लिए ईरान तैयार हो गया था। ईरान मान गया था कि मजीद अफजुर्दा यूरेनियम के जखायर जमा नहीं किए जाएंगे, और इजलास में 3 से 5 साल तक रोकने पे भी ईरान ने जब वो आमादगी जाहिर कर दी थी।
लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अमेरिका ने हमला किया। एक तरफ अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान पे जो है वो आप देख रहे हैं कि हमले में मजीद तेजी आ रही है। अगर ये जितने भी ये अपने हॉर्न्स बंद है, इससे अमेरिका को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इससे यूरोपीय ममालिक और एशियाई जितने ममालिक हैं सर उनको नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान के लिए आबना हुर्मुज़ जो है वो खुला है, ईरान की जानिब से यही कहना है। बहुत शुक्रिया। और जो इस वक्त इत्तेहादी है अमेरिका के, उनको आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। बहुत शुक्रिया हाजी नवाज रजा साहब, आप ही हमारे साथ सर इस वक्त मौजूद हैं। सर हम देख रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। सो उसी जो एफर्ट्स हैं वो इस सूरत में हम इस पे बात करेंगे कि जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वेंस, वो पाकिस्तानी सालसी राब्ताकारों से उन्होंने एक राब्ता किया है और ट्रंप की जानिब से कोई जो जंगबंदी के कुछ मुतालिबात है वो उनके सामने रखे हैं। इस हवाले से सर क्या कहेंगे आप? देखिए, सालिस तो इतना ही कर सकता है कि ये इनकी बात ईरान तक पहुंचाए, ईरान की बात उन तक पहुंचाए, क्योंकि बराह रास्त ईरान और अमेरिका का आपस में राब्ता नहीं है। उनमें से एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिस पर एतबार कर रहे हैं ईरान, वो ये समझता है कि पाकिस्तान को अपनी गेम नहीं हमारे साथ खेल रहा। तो वो ईरान के साथ दयानतदारी के साथ उनके मामलात उन तक पहुंचा रहा है और उसका जवाब भी आ रहा है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्पीकर में कुछ और बात करते हैं लेकिन अंदरूनी खाना कोई और बात करते हैं। उनकी कुछ पॉलिसियां ना तो दुनिया का कोई आदमी समझ नहीं पाता वो कहना क्या चाहते हैं। वो दरअसल एक ही सांस में एक बात करते हैं फिर दूसरी सांस में दूसरी बात करते हैं। इसलिए यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि ईरान किस पे एतबार करे। ईरान को गारंटी चाहिए कि बंदी होती है तो फिर अमेरिका तीसरी बार हमला नहीं करेगा। असल में अमेरिका से खतरा इस बात का है कि अमेरिका किसी कीमत पर ईरान को ना तो एटमी कुव्वत बनने देना चाहता है और ना ही इसका बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है उसको जारी रखना चाहता है। वो ईरान को एक लूड़ा लगड़ा मुसलमान के तौर पर देखना चाहता है। और जिन मुल्कों में अमेरिका के अड्डे मौजूद है वहां से वो ईरान पर जो वहां से मिसाइल फेंके जाते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो ईरान उन पर जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक तो बदमज़गी ये पैदा हो गई है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो हैं उनके दरमियान और ईरान के दरमियान एक गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं और वो ईरान को भी अपना एक मुखालिफ मुल्क समझते हैं, जबकि ईरान इन्हीं खलीजी मालिक को भी अपना एक मुखालिफ मुल्क समझते हैं क्योंकि इन मालिक में अमेरिका के अड्डे हैं और इन अड्डों का इस्तेमाल होता है। सर वो तो ईरान की जानिब से तो सिर्फ उन अमेरिकी फौजी अड्डे जो है उनको निशाना बनाया गया था। बहुत शुक्रिया हाजी नवाज रजा हमारे साथ मौजूद थे, सायरा बानो, सगीर चौधरी, सरदार फैजान, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।